देखिए बच्चों, हमको जेनेटिक कोड पर बात करनी थी। तो जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? डीएनए और प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उसमें अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है, उस रिलेशनशिप को अपने जेनेटिक कोड कहा था। या मैसेंजर आरएनए पर जो कोडोन्स होते हैं और पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है, वो जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच में, हमने उसको जेनेटिक कोड कहा था। हमने बात की थी कि गैमो ने जेनेटिक कोड की हाइपोथेसिस दी थी। फिर निरेनबर्ग और मथाई ने पहली बार जेनेटिक कोड को डिकोड करने का काम शुरू किया था। इसमें उनका साथ दिया था श्री हरगोबिंद खुराना ने। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब बात क्या है कि ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर 4 अक्षरों की मदद से, 4 अक्षर कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। हम यहाँ पे थाइमिन नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरासिल बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रोटीन बनाने का काम डीएनए नहीं कर रहा है। प्रोटीन बनाने का काम तो मैसेंजर आरएनए कर रहा है ना, साइटोप्लाज्म में जाकर। तो हम मैसेंजर आरएनए में क्योंकि थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है, तो 4 अक्षर कौन से कंसीडर किए जाते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ये 4 अक्षर मिलकर टोटल 64 कोडोन्स बनाते हैं, जैसा कि गैमो ने सजेस्ट किया था। तो ये जो 64 कोडोन्स कौन कौन से होते हैं, इसको डिकोड करने का काम आपके निरेनबर्ग, मथाई और खुराना ने किया था। तो देखो, ये रहे वो 64 कोडोन्स। ये मैंने आपको ड्रॉ ही कर दिए हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि आप इसको पैकेज से देख लें, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको एक बार ड्रॉ ही कर दिया है। तो जरा देखें, ये हमने लिखे 4 लेटर्स UCAG, ऐसे इधर लिखा UCAG। अब इधर लिखा हर स्क्वायर के पास UCAG, 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 UCAG। अब हमको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है एक एक करके, क्योंकि 3-3 लेटर्स का अपने को ट्रिपलेट बनाना है। तो देखो ट्रिपलेट कैसे बनता है? U, U, फिर ये वाला U, फिर U, U, फिर C, फिर U, U और फिर A, फिर U, U और फिर G। इस तरह से U वाला लेटर काम में लेकर हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए। इसी तरह से हम सारे स्क्वायर्स में करते हैं, तो टोटल मिला के आपके 64 कोडोन्स आपके सामने आ जाते हैं। अब देखो, ये कोडोन्स मैंने लिख लिए हैं। एब्रीवेशन में मैंने लिखा है, जैसे ऊपर वाले 2 कोडोन है वो फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। ये जो 2 कोडोन है वो ल्यूसिन को कोड करते हैं। ये वाले 4 कोडोन भी ल्यूसिन को कोड करते हैं। ये ऊपर के जो 3 कोडोन है वो आइसोल्यूसिन को कोड करते हैं। ये जो एक सिंगल कोडोन है वो मेथियोनिन को कोड करता है। ये नीचे वाले 4 कोडोन वैलिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये जो 4 कोडोन है वो सेरिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये कोड है प्रोलिन के, ये सारे कोड हैं थ्रियोनिन के, ये सारे कोड हैं एलेनिन के, ये दोनों कोड हैं टायरोसिन के। ये दोनों UAA और UAG ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो हम इनको नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली जब भी मैसेंजर आरएनए पर ये वाले कोड आ जाते हैं, UAA, UAG और UGA, इन तीनों में से कोई सा भी कोडोन आ जाता है तो पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन हो जाता है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना खत्म हो जाता है, रुक जाता है। वो जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो एंड हो जाता है। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए कहां पर रुकेगा, उस पॉइंट के लिए मैसेंजर आरएनए पर जो आखिरी कोडोन होता है वो स्टॉप कोडोन कहलाता है। हम उसको टर्मिनेशन कोडोन के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि इसमें किसी भी अमीनो एसिड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी जानते हैं। तो 64 में से टोटल 3 नॉनसेंस कोडोन होते हैं। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। ये 3 नॉनसेंस कोडोन होते हैं जिनके सामने S फॉर स्टॉप कोडोन लिखा हुआ है। इसी तरह से जैसे ये 2 कोड हैं वो हिस्टिडीन को कोड करते हैं। ये जो दोनों कोड हैं वो ग्लूटामाइन को कोड करते हैं। ये जो 2 कोड हैं वो कोड करते हैं आर्सेनाइन को, एस्पार्टिन को। ये जो दोनों कोड हैं वो लाइसिन को कोड करते हैं। ये एस्पार्टिक एसिड को कोड करते हैं। ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। ये सिस्टीन को कोड करते हैं। ये ट्रिप्टोफैन को कोड करते हैं। ये आर्जिनिन को कोड करते हैं। सेरिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। देखो, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन ये अलग अलग हैं, आप ये ध्यान रखें। GLY फॉर ग्लाइसिन, ये GLU फॉर ग्लूटामिक एसिड और GLN ग्लूटेनाइन। और इसी तरह से ये हिस्टिडीन है। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, हालांकि आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो मैं ये जो एब्रिविएशन है इनको मैं आपको लिख के भेज दूंगी गूगल पे, तो आपको याद हो जाएगा।
अच्छा, अब बात करते हैं कि चलिए 64 कोडोन है। 64 कोडोन में से ये तो तय रहा कि अभी अभी हमने जो बात करी कि 64 में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो चेन को टर्मिनेट करने का काम करते हैं, जिनको हम नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन के नाम से जानते हैं। तो अब बच गए आपके पास 61 कोडोन। तो अब इन 61 कोडोन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमको वही डिस्कस करने थे। तो हम उसी चीज को शुरू करते हैं कि ये जो भी कोडोन्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स जिसको आप कहते हैं। जेनेटिक कोड का मतलब मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है। मैसेंजर आरएनए पर, जो भी आपका मैसेंजर आरएनए है, उस मैसेंजर आरएनए पर जब 5 से 3 दिशा में देखा जाता है तो 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर, जैसे कि ये मैंने आपको लिखा GGU, तो जैसे 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो 3 स्पेशल नाइट्रोजनस बेस का ये जो कॉम्बिनेशन है वो जेनेटिक कोड कहलाता है। जैसे कि ये कोड है फिनाइल एलानिन का, ये कोड है एस्पार्टिन का, और ये कोड है ग्लाइसिन का। तो 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना हुआ एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन देता है या एक अमीनो एसिड को कोड करता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, हम उसी को जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ जेनेटिक कोड के डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि जेनेटिक कोड के मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखें, पहली बात तो आती है कि किसी भी मैसेंजर आरएनए पर बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स होते हैं, और वो जो सारे कोड्स हैं वो अमीनो एसिड्स को ही कोड करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का काम है डीएनए के आदेश के अनुसार साइटोप्लाज्म में जाकर अलग अलग अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना। ये आदेश वो डीएनए से लेकर आया है, और इसका जो कोड होता है वो जेनेटिक कोड कहलाता है। तो अब जेनेटिक कोड में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, चाहे कोई सा भी प्रोटीन बने, सेल के अंदर कोई सा भी प्रोटीन बने, कोई सा भी मैसेंजर आरएनए आया हो साइटोप्लाज्म के अंदर, हर मैसेंजर आरएनए पर जो पहला पहला कोडोन होता है, जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन की शुरुआत करता है या जो ट्रांसलेशन की शुरुआत करता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करता है, वो होता है AUG। ये होता है पहला पहला कोडोन। हम इसको स्टार्ट कोडोन के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट कोडोन है, हम इसको इनिशिएशन कोडोन भी कहते हैं। स्टार्ट कोडोन और इनिशिएशन कोडोन, इसका मतलब हर मैसेंजर आरएनए पर सबसे पहला जो कोड होता है वो AUG होता है। और ये देखो AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है। तो चाहे कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन बने, हर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो फर्स्ट अमीनो एसिड जुड़ता है वो अमीनो एसिड हमेशा मेथियोनिन होता है। तो पहला जो कोड होता है वो AUG है, हम इसको इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन के नाम से जानते हैं, और ये हमेशा मेथियोनिन को कोड करता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है, अगर आप यूकैरियोट की बात कर रहे हो तो यूकैरियोट में तो AUG मेथियोनिन को कोड करता है, लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो तो प्रोकैरियोट में AUG मेथियोनिन को तो कोड करता है, लेकिन वो एन फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है, एन फॉर्मिल मेथियोनिन को, यानी कि मेथियोनिन के साथ में फॉर्मिल ग्रुप और अटैच होता है तो वो एन फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है। तो ये हल्का सा चेंज है। यूकैरियोट में AUG नाम का कोडोन मेथियोनिन को कोड करता है, और प्रोकैरियोट में AUG नाम का स्टार्ट जो कोडोन है वो एन फॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है। तो ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, ये स्टार्ट कोडोन है तो इसी तरीके से स्टॉप कोडोन भी होते हैं। स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं? स्टॉप कोडोन 3 होते हैं। स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। इन तीनों को ही हम टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब भी स्टॉप कोडोन आ जाता है मैसेंजर आरएनए पर तो उस स्टॉप कोडोन को पढ़ने के लिए कोई सा भी एंटी कोडोन नहीं होता है हमारी सेल के पास, या स्टॉप कोडोन को पढ़ने के लिए कोई सा भी ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में अवेलेबल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रांसफर आरएनए आएगा ही नहीं तो पॉलीपेप्टाइड चेन आगे कैसे बढ़ेगी, और वो जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वो रुक जाएगा। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को खत्म करने के लिए मैसेंजर आरएनए पर स्टॉप कोडोन होते हैं। स्टॉप कोडोन इनमें से कोई सा भी हो सकता है, UAA, UAG और UGA। इन्हीं को हम स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जानते हैं।
ये हुई दूसरी बात। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखो ध्यान दो, अगर इन कोडोन को हम ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगी कि कोई भी कोडोन ऐसा नहीं है जो एक बार में 2 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा हो। कोई सा भी कोडोन देख लो, जैसे अगर अपन एजीयू की बात करते हैं वो सिरिन को कोड करता है केवल, एजीजी की बात करते हैं तो वो आर्जिनिन को कोड करता है, जीजीयू की बात करें तो वो ग्लाइसिन को कोड करता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार में एक जो कोडोन है वो हमेशा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। तो क्या हम कहें कि कोड वफादार होते हैं? कोड जो है पूरी तरीके से रिलायबल होते हैं, पूरी तरीके से वफादार होते हैं। अब इसको हम बायो की लैंग्वेज में या जेनेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलते हैं कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या है? जिन पर शक नहीं किया जा सकता है, जो धोखा नहीं देते हैं, जो पूरी तरह से वफादार होते हैं। इसका मतलब क्या है? वन कोडोन ऑलवेज कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक कोडोन हमेशा एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही कोडोन 2 अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करता है। तो कोड्स पर शक नहीं किया जाता है। कोड्स अनएम्बिगुअस होते हैं, उनके ऊपर शक नहीं करते हैं। लेकिन इसमें देखो एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगी। छोटा सा एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है GUG। ये कोड किसका है? ये वैलिन का कोड है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी GUG अगर शुरू में होता है मैसेंजर RNA पर, तो ये AUG की जगह, जैसे AUG है वो मेथियोनिन को कोड करता है, तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन में जो पहला अमीनो एसिड है वो कौन सा हुआ? मेथियोनिन हुआ। और उसका कोड कौन सा हुआ? उसका कोड हुआ AUG। तो कई बार GUG जब AUG की तरह पहले नंबर पर होता है तो वो स्टार्ट कोडोन की तरह बिहेव करते हुए वैलिन को कोड ना करते हुए मेथियोनिन को कोड करता है। तो एक तरह से अगर हम यूं कहें कि यहाँ GUG ने धोखा दे दिया, तो हाँ ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि GUG जो कोडोन होता है वो एम्बिगुअस होता है, मतलब आप उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो ज्यादातर केसेस में तो वैलिन को ही कोड करता है, लेकिन कभी कभी अगर वो फर्स्ट पोजीशन पर होता है तो वो कभी कभी मेथियोनिन को कोड कर लेता है, वो मेथियोनिन को भी कोड कर लेता है। तो हाँ, ये थोड़ा सा शक के दायरे में आता है, हम इसको उतना वफादार नहीं कह सकते हैं। तो जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होते हैं, उन पे शक नहीं किया जाता है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन होता है GUG के रूप में। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब अगली बात पे चलते हैं। अगली बात क्या है कि जो आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अब ये यूनिवर्सल होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत ही साधारण सा मतलब है। इसका क्या मतलब है देखिए, समझिए। यूनिवर्सल होने का क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं कि सूरज यूनिवर्सल है या जो चांद है वो यूनिवर्सल है, बिल्कुल। जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है वो यूनिवर्सल है, जो तारे हैं वो यूनिवर्सल है, मतलब वो किसी के खाते में नहीं है, वो सभी के पास है। भारत के लिए भी वही चांद है, अमेरिका के लिए भी वही चांद है, तो जापान के लिए भी वही चांद है। कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज यूनिवर्सल कब कहलाती है? जब मैंने कहा कि UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, या मैंने कहा GCU एलेनिन को कोड करता है, या मैंने कहा GUU वैलिन को कोड करता है। अब ये बात मैंने बोली, भारत में रहते हुए बोली। अब अगर किसी जापानीज से पूछा जाए कि भाई UUU ट्रिपल यू किसको कोड करता है, तो वो कहेगा फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। उससे पूछा जाए GUU किसको कोड करता है, तो डेफिनेटली वो कहेगा कि वैलिन को ही कोड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोड्स यूनिवर्सल होते हैं। कोड्स दुनिया के हिसाब से, देश के हिसाब से, शहर के हिसाब से नहीं बदलते हैं, मौसम के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से कोड्स नहीं बदलते हैं। इसलिए दुनिया में जितने भी लिविंग्स पाए जाते हैं, सभी लिविंग्स, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे छोटा सा मकोड़ा हो, चाहे छोटा सा खरगोश हो, हाथी हो, वेल मछली हो, कुछ भी हो, ऑक्टोपस हो, इंसान हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी लिविंग की बात की जाए और अगर पूछा जाए कि भाई बताइए कि ट्रिपल यू किसको कोड करता है, तो 100% सब तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। इसका मतलब कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं,
वो सब तरफ, सब जगह, हर मौसम में, हर एनवायरनमेंट में, हर देश में, हर गांव में, हर शहर में, हर तरफ, हर लिविंग में एक ही जैसे होते हैं। अगर ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को कोड करता है तो पूरी दुनिया में ये फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, फिर चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो इंसान हो। अगर आप ट्रिपल यू की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वो फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। तो यहाँ ये टर्म भी आपको समझ में आ गई कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। देखिए एक्सेप्शन पे नहीं जाना है, एक्सेप्शन पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर चीज के होते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। हम एक जनरलाइज स्टडी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों में उलझने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है और वायरस में क्या होता है और उसमें क्या होता है, ऐसा इतना आपको ध्यान देने की कतई कहीं जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट रहिए, यही चीज आपको नीट में जीत दिलाएगी। आप बिल्कुल टू द पॉइंट रहिए, फालतू का गार्बेज अपने दिमाग में इकट्ठा मत कीजिए, बहुत सारी चीजों को एक साथ याद करने की और इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए। जितना मैं बता रही हूँ वो वैसे ही मोर देन सफिशिएंट है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बातचीत आपसे कर रही हूँ वैसे ही बहुत ज्यादा है। अब इससे और ज्यादा इकट्ठा करने की आपको कहीं कोई कतई जरूरत नहीं है। तो आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आप उस चीज पे भरोसा रखिए, और पैकेज में जो लिखा हुआ है वो बहुत बहुत ज्यादा है, तो वहां तक आप दिमाग ना लगाएं। आप पूरी तरीके से मेरे लेक्चर पर रिलाई कर सकते हैं, मेरी टीम के लेक्चर्स पर रिलाई कर सकते हैं। वो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो मोर 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 देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा की हमको कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और पूरी तरह से पिन पॉइंटेड होकर अपने टीचर्स की बात को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने बात करी कि भाई जो कोड्स हैं वो अनएम्बिगुअस होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि कोड्स को कौन सी डायरेक्शन में पढ़ा जाए। तो कोड्स को उसी डायरेक्शन में पढ़ा जाता है कि जिस डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए बनता है। जैसे मैसेंजर आरएनए हमेशा 5 to 3rd डायरेक्शन में बनता है, तो कोड्स को भी पढ़ने की वही दिशा होती है। कोड्स को भी हमेशा 5 to 3rd डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है। अगर आप 3rd to 5 डायरेक्शन में पढ़ोगे तो कोड चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला GGU ग्लाइसिन को कोड करता है, लेकिन अगर उल्टा पढ़ोगे UGG तो देखो वो किसको कोड करता है। देखो UGG ये किसको कोड करता है, ये तो ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। तो उल्टा हो गया ना, मामला गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसे तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। तो कोड को हमेशा एक पर्टिकुलर दिशा में पढ़ा जाता है। हमेशा कोड्स को उसी दिशा में पढ़ते हैं जिस दिशा में मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए हमेशा 5 से 3 दिशा में बनता है। तो यानी कोड्स डायरेक्शनल होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह दें या हम कह दें कि कोड्स में पोलैरिटी होती है। कोड्स में पोलैरिटी होती है, यानी कोड्स को हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है। उल्टी दिशा में पढ़ने पर सारे कोड्स उल्टे हो जाते हैं, तो ये संभव नहीं है। कोड्स का हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है। 5 to 3rd डायरेक्शन में हम सारे जेनेटिक कोड्स को पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में बात ये आती है कि जो कोड्स होते हैं वो लगातार पढ़े जाते हैं या उनके बीच में कोई कॉमा होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क होता है, होता क्या है, क्या हम कोड्स को लगातार पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया UUU, ये कोड है फिनाइल एलानिन का। फिर मैंने ड्रॉ किया GAU, ये है एस्पार्टिक एसिड का। और फिर मैंने ड्रॉ किया GGU, ये है ग्लाइसिन का कोड है। ये है 5 से 3 दिशा, ये 5th एंड है और ये 3rd एंड है। अब हम इनको यहाँ से इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला अमीनो एसिड क्या होगा, डेफिनेटली फिनाइल एलानिन होगा। दूसरा क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड होगा। और तीसरा क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात यह है कि अगर माना कोड्स के बीच में कॉमा है, माना कि कोई गैप है कोड्स के बीच में, तो अब क्या हुआ, मान लीजिए हमने यहां से यू को डिलीट कर दिया, दूसरे वाले अक्षर को डिलीट कर दिया। तो दूसरे वाले अक्षर को डिलीट किया तो क्या उसका असर इस कोड पर पड़ा, डेफिनेटली ये वाला कोड खराब हो गया। और जब ये कोड खराब हो गया तो फिनाइल एलानिन इस चेन के अंदर जुड़ नहीं पाएगा। ये चेन थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि यहाँ पे फिनाइल एलानिन यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा। बाकी की चेन पूरी की पूरी सही ही रहेगी क्योंकि बाकी के कोड पर असर नहीं आया है। तो इसको मैं यूं कहूं कि माना कि कोड के बीच में कॉमा होता है, कोड के बीच में गैप होता है, या कोई पंक्चुएशन मार्क अगर होता है, वास्तव में अगर होता है, तो अगर हम किसी कोड में गड़बड़ करते हैं
कोड में से कोई अक्षर डिलीट करते हैं या कोई नया अक्षर जोड़ते हैं तो उसका असर केवल उसी कोड पर पड़ना चाहिए, बाकी सारे कोड एज इट इज रहने चाहिए। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जितनी भी लंबी बनेगी उसमें केवल एक कोड खराब होगा, एक अमीनो एसिड खराब होगा, बाकी चेन तो एज इट इज बनेगी जैसा कि डीएनए ने आदेश दिया है। मगर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है वो देखिए। अगर यहां से आपने यू को डिलीट कर दिया, अगर आपने यहां से यू को डिलीट कर दिया तो अब पता है क्या होगा। अब देखो, अब ये गैप एक्चुअली रहेगा ही नहीं, ये गैप नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब जो हमारी जेनेटिक मशीनरी है वो कोड को कैसे पढ़ेगी? अब वो कोड को पढ़ेगी, इसको मैं दूर बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब फर्स्ट कोडोन हो गया यूयूजी, सेकंड कोडोन हो गया एयूजी और थर्ड कोडोन हो गया ये। इसका मतलब क्या हुआ? यूयूजी किसका कोडोन है? यूयूजी कोडोन है ल्यूसिन का, एयूजी कोडोन है मिथियोनिन का और जीयू आगे जो भी होगा। कहने का मतलब अब देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों ही, जहां पे आपने गड़बड़ करी, जिस पॉइंट पे गड़बड़ हुई, जिस पॉइंट पे एक अक्षर डिलीट हो गया, जिस भी पॉइंट पे गड़बड़ हुई है उस पॉइंट के आगे सारी भाषा बदल गई। जेनेटिक कोड की सारी भाषा बदल गई, सारे कोड बदल गए। सारे कोड बदलने के साथ साथ में जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी बनने वाली है उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स चेंज हो गए। रेड लाइट चल रही, ब्लू नहीं चल रही। सही तो चल रही है बेटा, वीडियो चल तो रहा है। मुझे ब्लू लाइट से हमेशा ब्लू लाइट लगा। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं कि भाई कोड्स के बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है। कोड्स में जितने भी अक्षर होते हैं मैसेंजर आरएनए पर, चाहे 10 अक्षर हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 500 हैं, उन सारे अक्षरों को, सारे लेटर्स को लगातार बिना रुके पढ़ा जाता है, बिना किसी गैप के। तो इसलिए हम इस कैरेक्टर को हम कहते हैं कि जो कोड्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, उनको लगातार पढ़ा जाता है। यानी कि जो कोड्स हैं वो कॉमा लेस होते हैं। कोड्स के बीच में कोई कॉमा नहीं होता है। इसको साबित कैसे किया जाता है? इसको इस तरह से साबित किया जाता है कि अगर हमने एक कोड के साथ छेड़खानी करी, अगर कोई अक्षर यहां से हटा दिया तो केवल इस कोड पे असर नहीं आएगा, जहां से तुमने हटाया है उसके बाद की सारी भाषा, सारी जो जेनेटिक लैंग्वेज है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है। अब देखो, इसको याद करने का एक और भी आसान तरीका है, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। वो क्या तरीका है? देखो, अगर मैंने यहां लिखा राम हैज रेड कैप, तुम एक तरीके से मान के चलो कि इसका एक मतलब निकल रहा है कि भाई राम के पास लाल रंग की कैप है। तो ये जेनेटिक कोड है जिसका एक मीनिंग है। लेकिन अगर हमने यहां से एक को डिलीट कर दिया तो अब क्या होगा? क्योंकि कोड्स रेगुलर होते हैं, सारे अक्षर रेगुलर होते हैं, तो देखो अब सारे कोड चेंज हो जाएंगे। पहला कोड होगा RMH, दूसरा कोड होगा ASR, तीसरा कोड होगा ED और C, और चौथा कोड होगा AP और आगे। सारे कोड चेंज हो गए हैं। सारे कोड चेंज हो गए मतलब जहां पे आपने गड़बड़ करी थी उस पॉइंट के आगे सारी भाषा बदल गई। और ये भाषा इस तरह से बदली है कि इस भाषा का कोई मतलब नहीं रहा है। तो आप इसका जो मेन जो मर्म है वो शायद आपको समझ में आया होगा कि जिस भी पॉइंट पर म्यूटेशन होता है उसका असर केवल उस कोड पर नहीं पड़ता है, बल्कि उस पॉइंट से अगर सारी की सारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा का पूरा फ्रेम ही बदल जाता है, ये कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से इसको कंफर्म किया गया है कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं उनको लगातार पढ़ा जाता है, बिना किसी गैप के, बिना किसी कॉमा के पढ़ा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोड्स कॉमा लेस होते हैं, कोड्स में कोई कॉमा नहीं होता है। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की। वो प्रॉपर्टी क्या है? देखो, यहीं पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। माना कि ये कोड है, एक कोड ये, एक कोड ये, एक कोड ये। अब हमने इसको डीपली देखा तो देखो, मैंने कहा ये वाला जो U है वो किसके खाते में है? तो हम बोलेंगे कोड नंबर 1 के खाते में है, ये कोड नंबर 2 और ये कोड नंबर 3। ये वाला जो G है वो कौन से कोड के खाते में है? फर्स्ट के, सेकंड के या थर्ड के? तो डेफिनेटली ये वाला G दिख रहा है
कि ये वाला जो जी है वो किसका हिस्सा है, वो सेकंड कोड का हिस्सा है, ये वाला जो यू है वो किसका हिस्सा है, वो थर्ड वाले कोड का हिस्सा है। यानी कि अगर मैं इसको यूं कहूं कि एक बार में एक अक्षर एक ही कोडोन का हिस्सा होता है, जैसे ये वाला जो यू है ये इसके पास है, दोनों जेनेटिक कोड आसपास हैं, तो दोनों जेनेटिक कोड आसपास होने के बाद भी ये जेनेटिक कोड आपस में एक दूसरे के साथ अपने अक्षरों को शेयर नहीं करते हैं, अपने नाइट्रोजनस बेसिस को शेयर नहीं करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक अक्षर एक ही कोड का हिस्सा होता है, कभी भी जो एडजॉइनिंग या नेबरिंग आपके जेनेटिक कोड्स होते हैं वो अपने अक्षरों को शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने का मतलब समझ गए कि ये वाला जो यू है वो इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है। कैसे? अगर ये यू इस यू और इस जी के साथ मिलकर एक और नया कोड बना ले तो इन दोनों का हिस्सा बन गया ना ये, मगर ऐसा नहीं होता है। तो जो कोड्स होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं, कोड्स में जो अक्षर होते हैं या जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं या जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, कोड्स हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक कोड की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। स्टार्ट कोडोन होता है जैसे कि एयूजी, यूकैरियोट्स में मेथियोनिन को कोड करता है, प्रोकैरियोट्स में एन फॉर्मल मेथियोनिन को कोड करता है। स्टॉप कोडोन 3 होते हैं, यूएए, यूएजी, यूजीए। इनको नॉनसेंस कोडोन कहते हैं क्योंकि इनमें किसी भी अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कोड्स अनएम्बिगुअस होते हैं यानी उन पे शक नहीं किया जाता है, वो वफादार होते हैं। एक कोडोन हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, एक्सेप्शन के लिए जीयूजी वैलिन को कोड करता है लेकिन कभी कभी वो मेथियोनिन को भी कोड करता है। कोड्स यूनिवर्सल होते हैं यानी कि कॉकरोच में भी ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को कोड करता है, खरगोश में भी ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को कोड करेगा और इंसानों के अंदर भी ट्रिपल यू फिनाइल एलानिन को ही कोड करेगा, यानी कि कोड्स यूनिवर्सल होते हैं। उसके बाद में पोलैरिटी, कोड्स को पढ़ने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। कोड्स को हमेशा 5 से 3 दिशा में पढ़ा जाता है। कोड्स को लगातार पढ़ा जाता है, 2 कोड के बीच में कोई कॉमा, कोई गैप, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। और ये चीज कंफर्म होती है, किस चीज से कंफर्म होती है? ये चीज कंफर्म होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से, जो आपको ये कंफर्म करके देता है कि जिस पॉइंट पे म्यूटेशन होता है यानी कोई अक्षर डिलीट किया जाता है या कोई अक्षर ऐड किया जाता है, उस पॉइंट के आगे पूरी की पूरी जेनेटिक जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कोड के कॉमालेस होने को कंफर्म करता है। फिर एक और चीज आती है कि कोड्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि एक बार में एक अक्षर एक ही कोड का हिस्सा होते हैं। 2 आसपास के कोड अपने अक्षरों को शेयर नहीं करते हैं, अपने बेसिस को शेयर नहीं करते हैं। अब आखिरी बात की तरफ चलते हैं, आखिरी कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। देखो वो क्या है, इसको आप ध्यान से देखो। ल्यूसिन को देखो, ल्यूसिन के कितने कोड हैं? 1 2 3 4 5 6। ल्यूसिन को कोड करने के लिए हमारे पास कितने कोड हैं? 6 कोड हैं। अब इसको मैं अलग तरीके से एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई आपके पास फैक्ट्री को चलाने के लिए अगर एक ही मैनेजर होगा तो बड़ा सिरदर्द होगा। अगर मान लो वो छुट्टी चला जाए या मान लो वो छोड़ के चला जाए या मान लो वो डिच करे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? काम सारा रुक जाएगा ना। लेकिन अगर आपको एक ही काम को करने के लिए 6 लोग हों, एक ही पोस्ट पर अगर 6 लोग हों तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगी ना। अगर एक ने धोखा दिया तो दूसरा अवेलेबल है, दूसरे ने धोखा दिया तो तीसरा अवेलेबल है। पहली बात तो एक भी धोखा कभी नहीं देता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि मान लो एक ने धोखा दे दिया तो दूसरा मैनेजर आपके पास अवेलेबल है। काम कभी नहीं रुकेगा। हमारी जेनेटिक मशीनरी हजारों हजार साल से लगातार बिना रुके बिना किसी एरर के काम करती है। उसका बेस क्या है? देखो उसका बेस ये है कि हमारी जेनेटिक मशीनरी के पास एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा चॉइस है, एक से ज्यादा कोडोन्स की चॉइस है। अगर एक कोड खराब हो गया तो क्या हुआ? दूसरा है, दूसरा खराब हो गया तो तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। यानी ल्यूसिन नाम के इतने इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड को कोड करने के लिए आपके पास 6 कोडोन्स की फैसिलिटी है। तो डेफिनेटली हमारी जेनेटिक मशीनरी कभी रुकने का या खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे पास ज्यादातर अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 2 से ज्यादा कोडोन्स होते हैं, जिनके पास 2 से ज्यादा मैनेजर होते हैं, आप यूं समझ लिए जी। तो प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता है, जेनेटिक मशीनरी अब हमारी कभी ठप नहीं पड़ती है।
हमारे कभी गलतियां नहीं होती हैं, जेनेटिक एरर्स नहीं होती हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमारे जेनेटिक मशीनरी में कोई त्रुटि आ जाती है, कोई एरर होती है। इस एरर को हम म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी जेनेटिक मशीनरी बिना किसी गड़बड़ के लगातार काम इसलिए कर पाती है क्योंकि हमारी जेनेटिक मशीनरी ने हमको ये फैसिलिटी दी है कि उसके पास एक एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं। देखो, थ्रियोलिन के 4 कोड हैं, प्रोलिन के 4 कोड हैं, सेरिन के 4 कोड हैं, हिस्टिडीन के 2 कोड हैं, आर्जिनिन के 6 कोड हैं, 4 ये और 2 ये, सीरिन के भी 6 कोड हैं, एलेनिन के 4 कोड हैं, वेलिन के 4 कोड हैं, ग्लाइसिन के 4 कोड हैं। यहाँ केवल 2 ही बेचारे किस्मत के मारे हैं, एक तो मेथियोनिन, इसका केवल एक ही कोड है, और एक ट्रिप्टोफैन, इसका भी केवल एक ही कोड है, यूजीजी। तो एयूजी और यूजीजी यानी मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के पास ये सुविधा नहीं है, इनका केवल एक ही कोड है। बाकी सबके पास 2 या 2 से ज्यादा कोड्स हैं। बाकी सारे अमीनो एसिड बड़े खुश हैं, बड़े किस्मत वाले हैं, उनको कोड करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कोडोन्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए हमारी जेनेटिक मशीनरी कभी भी थकती नहीं है, बिना रुके बिना किसी गड़बड़ के लगातार काम करती रहती है। तो इसको हम बायो की लैंग्वेज में या जेनेटिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोड। डीजेनरेसी ऑफ कोड, इसको अगर मैं हिंदी में बोल के समझाऊं तो हम इसको यूं कहेंगे कि कोड्स जो होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं। एक एक अमीनो एसिड ने अपने अपने लिए 4-4 कोड असाइन करके रखे हुए हैं। तो हमारी जो मशीनरी है उसमें जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी देखी जाती है कि कई सारे जेनेटिक कोड मिलकर एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये मेरे पहली वाली बात से उल्टा है। मैंने आपको कहा था कि कोड्स पे शक नहीं किया जाता है, एक कोड हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। वो तो बिल्कुल सही बात है, आप कोई सा भी कोड उठा के देख लो, ऐसा कोई कोड नहीं मिलेगा जो एक बार में 2 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा हो। वो बात अपनी जगह अलग है। अब मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे कोड्स मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं और अमीनो एसिड को भ्रष्ट होने की सुविधा देते हैं, ताकि अमीनो एसिड इतरा सके, वो भ्रष्ट हो सके। क्योंकि अमीनो एसिड के पास सुविधा है ना कि अगर एक कोड खराब हो गया तो दूसरा काम करेगा, दूसरा खराब हो गया तो तीसरा काम करेगा, तीसरा खराब हो गया तो चौथा काम करेगा। इसको हम कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स। ये चीज कहलाती है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। लेकिन यहां 2 अपवाद हैं आपके पास, एयूजी और ट्रिप्टोफेन, यानी मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन के पास ये सुविधा नहीं है। उनके पास तो एक ही कोड होता है। तो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन के लिए हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं? वो डीजेनरेसी को शो करते हैं या वो नॉन डीजेनरेटिव होते हैं? तो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन दोनों ही नॉन डीजेनरेटिव होते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही कोड होता है, एक ही कोड की सुविधा होती है। बाकी सभी के पास 2 या 2 से ज्यादा कोड्स होते हैं। और 2 या 2 से ज्यादा कोड होने की सुविधा क्या मिलती है? हमारी मशीनरी, हमारा जो मशीन है वो बिना रुके बिना किसी एरर के लगातार काम कर पाती है। तो हमारी इवोल्यूशन का नतीजा है। ओके, ये हो गए जेनेटिक कोड की डेफिनेशन। ये सारे जेनेटिक कोड्स किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई थी, किस किस ने क्या क्या काम किया, ये सब मैंने आपको बता दिया है। प्लस मैंने आपसे जेनेटिक कोड की जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे जेनेटिक कोड वाला ये जो टॉपिक है ये भी हमारा खत्म होता है। अब इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम वर्बल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, वो भी आपको इसी डायग्राम से क्लियर होगा। तो इस डायग्राम को आप देखें, और इस डायग्राम को आप देखने के बाद में एक छोटी सी चीज है, आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जैसे अगर मैंने ल्यूसिन की बात करी या मैंने मान लीजिए थ्रियोनिन की बात करी है, तो थ्रियोनिन के 4 कोड हैं और चारों कोड में पहला और दूसरा अक्षर सेम है, एसी 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 एसी, तीसरा अक्षर अलग है। थ्रियोनिन के 4 कोड हैं और चारों ही कोड में एक बात कॉमन है। वो बात कॉमन क्या है कि थ्रियोनिन के 4 कोड में से 4 के 4 कोड में पहला और दूसरा अक्षर सेम है, तीसरा अक्षर गड़बड़ है। ऐसे देखो एलेनिन में, एलेनिन के भी 4 कोड हैं, पहला और दूसरा अक्षर सेम है, तीसरा अक्षर अलग है। ऐसे देखो ग्लाइसिन के 4 कोड हैं, 4 में से पहला दूसरा अक्षर सेम है और तीसरा अक्षर अलग है। ऐसे आप देख लो आर्जिनिन का, पहला दूसरा अक्षर सेम है, तीसरा अक्षर अलग है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इससे फर्क ये पड़ता है कि मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए पर जैसे मानो ये कोड आया है, मैसेंजर आरएनए पर कोड आया है CGU, ये 5th एंड और ये 3rd एंड।
ये 1 नंबर का, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का, ये कोड आया है। अब इसको पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए आएगा। ट्रांसफर आरएनए अपनी एंटीकोडोन आर्म की मदद से इस कोड को पढ़ने की कोशिश करेगा। तो एंटीकोडोन आर्म, जब ये ट्रांसफर आरएनए, ये देखो हमने ये ट्रांसफर आरएनए बनाया, ये ट्रांसफर आरएनए आया और ये इसकी एंटीकोडोन आर्म बनाई हमने। अब एंटीकोडोन आर्म बनाई तो एंटीकोडोन्स भी बनाने पड़ेंगे, तो हम बनाते हैं। चलो ये देखो, ये मैंने इसको छोटा सा इस तरह से बनाया ताकि तुमको समझने में आसानी रहे। ये देखो ऐसे बनाया। डेफिनेटली इसकी दिशा होगी 3 और ये 5। अब बनाते हैं, अगर इधर C है तो इधर G होगा, इधर G है तो इधर C होगा और इधर इधर U है तो इधर डेफिनेटली A होगा। तो ये ट्रांसफर आरएनए आया। अब ट्रांसफर आरएनए को भी हमको नाम देना पड़ेगा ना, अक्षरों को नाम देना पड़ेगा। तो नाम तो हमेशा हम इधर से देंगे, तो इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2 और इसको नाम दिया 3। अब समझना मेरी बात को, जब ट्रांसफर आरएनए इसको पढ़ने के लिए आता है तो ये कोड है CGU। और तुम इसको देखो जरा, C और G, क्या C और G आर्जिनिन के अलावा और किसी के पास है? तो नहीं है। C और G से शुरुआत में C और G, पहला और दूसरा अक्षर C और G है, तो C और G को देखते ही पता चल जाता है कि आर्जिनिन को उठा के लाना है। तीसरे अक्षर को पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि C और G वाला कॉम्बिनेशन किसी और के पास है ही नहीं। ध्यान से देख लो, कहीं पर भी नहीं है कॉम्बिनेशन। तो C और G को पढ़ते ही पता चल जाता है कि आर्जिनिन को उठाकर लेकर आना है। यानी कि ये बॉन्ड बना, इनके बीच में बॉन्ड बना, इनके बीच में बॉन्ड बना, तो पहले और दूसरे अक्षर के बीच में बॉन्ड बनता है। मैसेंजर आरएनए के कोडोन के पहले और दूसरे अक्षर को पढ़ा जाता है और पहले और दूसरे अक्षर को पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडोन का दूसरा और तीसरा अक्षर काम में आता है। दूसरा और तीसरा अक्षर काम में आता है। यानी कि मैंने कहा कि मैसेंजर आरएनए पर जो कोड है उसका तीसरा अक्षर यूजलेस है, उसको पढ़ा ही नहीं जाता है, उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा अक्षर पढ़ते ही समझ में आ जाता है ट्रांसफर आरएनए को कि ये कॉम्बिनेशन तो केवल आर्जिनिन का है, तो आर्जिनिन को उठा कर लेकर आना है। तो अब आर्जिनिन को उठा के ले आता है ट्रांसफर आरएनए। कहने का मतलब है कि ये जो है, ये जो दोनों हैं, ये जो अपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये दोनों, इन दोनों के बीच में वॉबलिंग होती है, यानी कि बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है। तो मैसेंजर आरएनए पर जो कोड है उसका तीसरा अक्षर और ट्रांसफर आरएनए पर जो एंटीकोडोन है उसका पहला अक्षर, ये आपस में वॉबलिंग शो करते हैं। वॉबलिंग मतलब एक तरह से तुम समझ लो कि ये आपस में हाथ मिलाते ही नहीं है, ये एक दूसरे को देखते ही नहीं है, एक दूसरे की तरफ आते ही नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे अक्षर को देखते ही पता चल गया कि आर्जिनिन को उठा के लेकर आना है। तो कहानी खत्म हो गई ना। बस वो पहला और दूसरा अक्षर देखा ट्रांसफर आरएनए, C और G है, इसको देखा, यहां से गया, यहां से जाकर साइटोप्लाज्म में गया और वहां से आर्जिनिन को ढूंढ के उठाकर लाकर पटक दिया। यानी तीसरे अक्षर को पढ़ने की उसने जरूरत ही महसूस नहीं करी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां पर U है या यहां पर C है या यहां पर A है या यहां पर G है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीसरे अक्षर को पढ़ा ही नहीं जा रहा है। इसको हम कहते हैं वॉबलिंग। यानी कोडोन का तीसरा अक्षर वॉबलिंग शो करता है और ट्रांसफर आरएनए का पहला अक्षर वॉबलिंग शो करता है। ऐसा किस केस में होता है, एक बार समझते हैं। ऐसा उस केस में होता है जहां 4 के 4 कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे ये 4 कोडोन आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं, तो C और G को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि आर्जिनिन को लेकर आना है। G और C को पढ़ते पता चल जाएगा कि एलेनिन को उठा के लेकर आना है। G और U को पढ़ते पता चल जाएगा कि वैलिन को उठाकर लेकर आना है। A और C को पढ़ते पता चल जाएगा कि थ्रियोनिन को उठाकर लेकर आना है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, तो देखो लिस्ट बनाते हैं। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा देखो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा एक तो होता है ग्लाइसिन में, यानी कि G और G को अगर आपने पढ़ लिया तो G और G को पढ़ते ही पता चल गया कि किसको उठा के लाना है, भाई ग्लाइसिन को उठा के लाना है। चलो यहां तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि G और A को पढ़ेंगे तो एस्पार्टिन भी हो सकता है और ग्लूटामाइन भी हो सकता है, तो यहां हम रिस्क नहीं लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए रिस्क नहीं लेता है, यहाँ वो पहला दूसरा और तीसरा 3 के 3 अक्षर पढ़ता है।
लेकिन इधर चलते हैं, यहाँ पर जी और सी को देखते ही पता चल जाता है कि एलेनिन को उठा के लेकर आना है। उधर जी और यू को देखते ही पता चल गया कि वैलिन को उठा के लेकर आना है। ये तो हुआ इनका काम। इधर हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि एजी मतलब सिरिन भी हो सकता है और एजी मतलब आर्जिनिन भी हो सकता है। तो यहाँ ट्रांसफर आरएनए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अक्षर पड़ता है, तो यहाँ हम रिस्क नहीं लेते हैं। इधर भी रिस्क नहीं लेंगे, इधर हम रिस्क ले सकते हैं। ए और सी को पढ़ते ही पता चल जाता है कि थ्रियोनिन को उठाकर लेकर आना है, यहाँ पर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। ए और यू आइसोल्यूसिन के लिए भी है और ए और यू मेथियोनिन के लिए भी है, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए 3 के 3 अक्षर पड़ता है। इधर देखो सी और जी को देखते ही पता लग गया कि आर्जिनिन को उठाकर लेकर आना है, यहाँ हम फिर से रिस्क नहीं लेंगे। सी ए का मतलब हिस्टिडिन भी है और सी ए का मतलब ग्लूटेराइन भी है, तो यहाँ हम रिस्क नहीं लेते हैं। इधर देखो सी सी का मतलब हमेशा प्रोलिन है, तो पता चल गया कि भाई प्रोलिन को उठा के लेकर आना है। इधर सी और यू का मतलब ल्यूसिन है, तो अगर सी और यू है तो कोई डाउट ही नहीं है, ल्यूसिन को उठाकर लेकर आना है। ऊपर रिस्क नहीं ले सकते, यू यू का मतलब फिनाइल एलेनिन भी है, यू यू का मतलब ल्यूसिन भी हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेंगे। इस केस में, इन सारे केसेस में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अक्षर पढ़े जाते हैं। इसकी बात करें यू और सी के केस में सीधा सीधा पता चल गया, यू और सी देखते पता चल गया कि भाई सीरिन को उठा के लेकर आना है, ये काम खत्म हो गया। इधर हम रिस्क नहीं ले सकते, यू ए टायरोसिन का कोड भी हो सकता है और स्टॉप कोडोन भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी तीनों अक्षरों को पढ़ा जाएगा। इधर भी सेम केस है, तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको पढ़ते समय ट्रांसफर आरएनए पहला और दूसरा अक्षर पढ़ता है, तीसरा अक्षर पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि तीसरा अक्षर वॉबल होता है। इसे हम वॉबल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इन 8 के अलावा बचे कितने? 12 अमीनो एसिड, 20 में से 12 बचे। उन 12 अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए डेफिनेटली पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर पढ़ा जाता है। तो हम क्या कहते हैं, लगभग 8 अमीनो एसिड्स को पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट कोडोन के केवल पहले और दूसरे अक्षर को पढ़ना पसंद करता है, तीसरे अक्षर के साथ वॉबलिंग पाई जाती है, इसी को हम वॉबल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा देखो, इसका कमाल का फायदा होता है। इसके फायदे से मैंने कहा जैसे ये जी और जी, क्या ये 4 के 4 कोड ग्लाइसिन के हैं? तो इन 4 के 4 कोड को पढ़ने के लिए एक ट्रांसफर आरएनए काफी है। अकेला ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर एंटीकोडोन क्या होगा? एंटीकोडोन होगा ये सी और यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है जिसपे सी होगा, क्या ये पढ़ सकता है? इन चारों कोड्स को पढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है। यानी 4 कोड को पढ़ने के लिए आपको 4 ट्रांसफर आरएनए नहीं चाहिए, बल्कि आपका काम एक ही ट्रांसफर आरएनए से चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए आपको 8 ट्रांसफर आरएनए चाहिए, जबकि एक एक अमीनो एसिड के लिए कितने कितने कोड्स हैं? 4 कोड हैं। तो 8 के लिए टोटल कोड्स कितने हो गए? टोटल कोड हो गए यहाँ पे 32 कोड्स को पढ़ने के लिए आपको टोटल ट्रांसफर आरएनए कितना चाहिए? 8 ट्रांसफर आरएनए चाहिए। 32 कोड्स को पढ़ने के लिए आपको मात्र 8 टीआरएनए चाहिए। तो आपने टीआरएनए बचा लिए ना, अदरवाइज क्या होता? 61 कोडोन्स को पढ़ने के लिए आपको 61 ट्रांसफर आरएनए की जरूरत पड़ती। लेकिन सेल बहुत स्मार्ट होती है, सेल ने वो ट्रांसफर आरएनए पर जो खर्चा होने वाला था या वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगने वाली थी उसको बचा लिया ना, तो ट्रांसफर आरएनए बच गया, तो इकोनॉमिकली हमको फायदा हो गया ना, एक सेल को फायदा हो गया। तो यही वॉबल हाइपोथेसिस समझाती है कि कोडोन तो आपके पास 61 होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए एंटीकोडोन आपके पास केवल 30 या 40 होते हैं, मैक्सिमम 40 एंटीकोडोन होते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब है वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस बताती है कि भाई 8 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए पहला और दूसरा अक्षर ही काफी है। तो इनको पढ़ने के लिए, इन 4 को पढ़ने के लिए 4 ट्रांसफर आरएनए की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही ट्रांसफर आरएनए काफी है।
तो इससे ट्रांसफर आरएनए की बचत हो जाती है। इसीलिए 61 कोडोन्स को पढ़ने के लिए 61 ट्रांसफर आरएनए नहीं चाहिए, बल्कि 40 ट्रांसफर आरएनए से ही 61 कोडोन्स का पूरा काम चलाया जा सकता है। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने वाले जो चीज है वो कहलाती है वोबल हाइपोथेसिस। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस करनी है, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस सेंट्रल डोग्मा को पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। आपने सीख लिया है डीएनए से डीएनए का बनना यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ये यात्रा हमारी कंप्लीट कब होती है? जब जो मैसेंजर आरएनए बनाना हमने सीखा है, उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो हम एक्चुअली समझ पाएंगे कि जीन एक्सप्रेशन कैसे हुआ। डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दी और एमआरएनए ने उसकी मदद से राइबोसोम पर बैठकर उस इंफॉर्मेशन की मदद से प्रोटीन बनाया। तो अभी काम हमारा अधूरा है, लेकिन वहां तक जाने से पहले हम एक छोटा सा सेगमेंट और पढ़ते हैं। देखो, ये हम सब जानते हैं और क्रिक ने भी इसको बोला कि भाई डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक बात है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के रूप में कॉपी करता है और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में। इसको आप बोलते हो डेफिनेटली रेप्लिकेशन, इसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, और सॉरी, इसको आपने बोला रेप्लिकेशन, इसको आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन और इसको आपने बोला ट्रांसलेशन। ये तो रेप्लिकेशन जानते हो, ट्रांसक्रिप्शन जानते हो और ट्रांसलेशन भी आप समझते हो। तो क्रिक ने प्रपोज किया कि पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और डीएनए से इंफॉर्मेशन हमेशा एक ही दिशा में चलती है। डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है मैसेंजर आरएनए के पास और फिर मैसेंजर आरएनए से वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन के पास। तो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये क्रिक ने प्रपोज किया था और हम इसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम इसको कहते हैं। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे वायरसेस को देखा गया, कई सारे वायरसेस की खोज की गई। तो वायरसेस को देखने से पता चला कि कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता ही नहीं है, उनका जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, आरएनए है, तो ऐसी केस में क्या हुआ, ये देखो, आरएनए राजा बन गया। अब ऐसी कंडीशन में एक्चुअली आरएनए से डीएनए बनता है। जो वायरस आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल रखते हैं उनमें एक्चुअली क्या होता है, देखो तरीका तो सब यही रहेगा, लेकिन वहां क्या होता है, उनके पास आरएनए है तो आरएनए से डीएनए बनता है। ये आरएनए से डीएनए बनता है और फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी ये उल्टी दिशा में चलते हैं। इनको हम रेट्रो वायरसेस के नाम से जानते हैं। इस कंसेप्ट को सबसे पहले टैमिन और बाल्टीमोर ने दिया था, इसलिए इस कंसेप्ट को हम टैमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो हमको ये बताता है कि कई सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए नहीं होता है बल्कि आरएनए होता है। और जब भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है आपके पास, तो पहले इंफॉर्मेशन का फ्लो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। ये तो आरएनए से डीएनए की तरफ होने का क्या मतलब है कि पुराने जमाने में हम सोचते थे कि इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से आरएनए की तरफ होता है, लेकिन आज हमको पता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो आरएनए से डीएनए की तरफ भी हो सकता है। डीएनए से आरएनए बनता है ये तो पुरानी बात है, आज हम जानते हैं कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये जो चीज है, ये चीज कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है।
ये हमको पता कब चला, जब हमको कई सारे ऐसे वायरसेस मिले जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो आरएनए वाले वायरसेस एक्चुअली काम कैसे करते हैं, वो पहले अपने आरएनए की मदद से डीएनए बनाते हैं, और ये जो डीएनए बनता है, जो आरएनए की मदद से बनता है, हम इस डीएनए को cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से जानते हैं। हम इसको रेट्रोपोजोन भी कहते हैं, रेट्रोपोजोन भी कहते हैं। ऐसा डीएनए जो आरएनए के टेम्पलेट पर बनता है, जो आरएनए से बनता है, उसको हम रेट्रोपोजोन या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के नाम से भी जानते हैं। फिर इस डीएनए से, ये जो डीएनए बना है, ये फिर से मैसेंजर आरएनए बनाता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं। तो ये मामला किस तरह से उल्टा हुआ, ये मामला इस तरह से उल्टा हुआ कि पुरानी जानकारी के अनुसार डीएनए से आरएनए बन सकता था, लेकिन नई जानकारी के अनुसार डीएनए से आरएनए तो बनता ही है, लेकिन आरएनए से डीएनए भी बनता है। यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल ना होते हुए बाय डायरेक्शनल होता है, और ये चीज कहलाती है मॉडर्न सेंट्रल डॉगमा या टैमिनिज्म, क्योंकि इसको सबसे पहले टैमिन ने बताया था। तो ये इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। यहाँ हमारा एक जो हिस्सा है वो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है।